सभी साथियों को जय हिंद और नमस्कार। हम आए हुए हैं लखनऊ में, जो कि नवाबों के शहर के नाम से विख्यात है। और आज है हमारे साथ सत्यम सर, जो कि एमडी क्लासेस के फाउंडर भी हैं और ऑनर भी हैं। और सर एक गणित के काफ़ी शानदार शिक्षक भी हैं और मैं सर की क्लासेस अक्सर देखता रहता हूं। और सर से जुड़ करके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कैसे करें और मैथ्स से रिलेटेड कई सारे प्रश्न सर के सामने रखेंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो सर जैसे जब कोई बच्चे नए नए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की दुनिया में आते हैं, तो सर उनको शुरुआत मतलब कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि टारगेट जो है एक होना चाहिए सभी बच्चों का, कि मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा किसी भी एसएससी, रेलवे या बैंक या किसी भी परीक्षा में आ रहा है तो उसका एक टारगेट होना चाहिए कि मैं एसएससी में आ रहा हूँ तो हम सीजीएल की इस पोस्ट के लिए हम तैयारी करेंगे, या रेलवे में आ रहा है तो हम रेलवे के एनटीपीसी के इस पोस्ट के लिए टारगेट करेंगे। तो जब हमें एक दिखता है ना कि हमें स्टेशन मास्टर बनना है या हमें एक्साइज का इंस्ट्रक्टर बनना है, इस तरीके की चीज़ों को लेकर तो थोड़ा सा राह आसान लगती है, क्या मैं कर सकता हूँ, या हम उस तरीके के इंटरव्यूज देखते हैं तो हम कर पाते हैं। तो एक टारगेट लेकर आइए और अपने उस हिसाब से पढ़ाई में ईमानदारी दिखाइए, सफलता मिलेगी भाई। सर आप एक गणित के बहुत ही शानदार टीचर हैं, तो सर कैलकुलेशन को लेकर के मैथ में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। जैसे कि वो कहते हैं कि हमें 5 मिनट समय और एक्स्ट्रा मिल जाता तो मैं 2-4 सवाल और कर पाता। तो सर कैलकुलेशन को फास्ट कैसे किया जा सकता है? हाँ, कैलकुलेशन को लेकर थोड़ा सा बच्चों में ये समस्या मिलती है। एक तो कारण ये होता है कि अभी टीसीएस पेपर बना रहा है या बाकी जो अन्य संस्थाएं पेपर बनाती हैं, तो उसमें दिक्कत ये आती है कि वो कैलकुलेशन आपको ज़्यादा मिलेगा, मतलब ऑप्शंस भी ऐसे मिल जाएंगे कि वो भी पॉइंट में दिए होंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए जो 2-4 नई चीज़ें आपको जो सीखनी चाहिए, जैसे डिजिट सम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, लास्ट 2 डिजिट हो गया, हम कैलकुलेशन को करें और उसके बाद इस तरीके से करना शुरू कर दें। इस समय मैं अभी तो गणित की क्लासेस में करा भी रहा हूँ, तो जब बच्चों का पेपर पास आ जाता है जी, यानी जब वो थ्योरी पढ़ लेता है तो जब पेपर पास आता है तो वो चाहता है मुझे ट्रिक्स चाहिए, क्या इसमें इस तरीके के शॉर्ट ट्रिक कैसे लगा सकते हैं, तो हम ऑप्शन से बड़ा अच्छा खेल सकते हैं। तो हमें ये लगता है कि अगर हम क्लासेस डेली कर रहे हैं या हमारे कंसेप्ट मजबूत है तो हम बड़े से बड़े कैलकुलेशन वाले कुछ तो फंसेंगे तो फंस जाते हैं, फिर तो उसका कुछ तरीका भी नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसा तरीका होता है कि जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक से, ऑप्शन से या हम डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन का एक ही तरीका है कि हम अपना जितना प्रैक्टिस कर पाए, जितने हमें चीज़ें याद हो पाए या हमें टेबल्स याद हो, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान रहेगा बच्चों से। सर टाइम मैनेजमेंट को लेकर के ओवरऑल काफ़ी बच्चों को ज़्यादा समस्या होती है। जैसे कि एसएससी की बात करें तो सीएचएल सीजीएल में 1 घंटे में 100 प्रश्न टैकल करने होते हैं। तो सर स्पीड अप कैसे बिल्डअप करें सारे सब्जेक्ट्स को यदि देख लिए जाए उसमें? तो इसका भी यही है कि हम नियमित प्रैक्टिस करेंगे, यानी हम मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ज़्यादातर बच्चों के साथ टाइम मैनेजमेंट का समस्या तभी आती है जब वो मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं। हम पढ़ने में कितने भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर हमने प्रैक्टिस नहीं करी है तो गड़बड़ हो जाएगा। एक ये होता है, मान लीजिए वो खूब बढ़िया तरीके से जानता है कि तलवार ऐसी चलानी है, वैसी चलानी है, वैसी चलानी है, बहुत सारी चीज़ें उसने पढ़ रखी है, लेकिन वो जब तक युद्ध के मैदान में उतरेगा नहीं और सामने वाले से लड़ेगा नहीं, तब तो ये चीज़ नहीं समझ पाएगा कि अगर उसने कोई गलत तलवार चला दी तो मैं उसका कैसे सामना कर पाऊंगा। तो बच्चों को भी चाहे भले वो कितने में पढ़ने में तेज क्यों ना, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा और उसी से ज़्यादातर बच्चा फेल हो जाता है, सब कुछ आते हुए भी। तो टाइम मैनेजमेंट का एक ही उपाय है कि हम प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट लगाएं, अपनी गलतियां पहचानें, अपने आप टाइम मैनेज करें। सर मैथमेटिक्स को ही आपने क्यों चुना? जैसे कि और भी सब्जेक्ट है, रीजनिंग हो गए, जीके जीएस हो गए, तो मैथ की तरह आपका झुकाव मतलब कैसे बना? तो मैथ्स की तरफ से झुकाव थोड़ा ये रहा कि स्टार्टिंग से ही मैथ्स थोड़ी ठीक थी जी। हाई स्कूल में भी हमने मैथ्स में अच्छा स्कोर किया, अपने इंटर में भी अच्छा स्कोर करा, और उसके बाद फिर जब हम लोग पढ़ाना शुरू कर रहे थे, क्योंकि शुरुआत में तो मैं मैथ्स, जीएस, रीजनिंग सब पढ़ाता था। चैनल पे आपको वीडियोज मिल जाएंगे और उस पर भी मिलियंस ऑफ व्यूज़ पड़े हुए, सारे जीएस वाले वीडियो पे भी इतने ज़्यादा व्यूज है जो हमने नहीं सोचा था कभी। लेकिन फिर धीरे धीरे होता ना कि आपको एक सब्जेक्ट पे आना पड़ जाता है, क्योंकि एक ही टीचर या अकेला चना बाहर नहीं पढ़ सकता, हमने सुना हुआ, तो एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा नहीं सकता। धीरे धीरे जब आपसे लोग ज़्यादा जुड़ने लग जाते हैं, जब आपके पास लोग ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो मुझे ये लगा कि भाई मुझे एक सब्जेक्ट चूज करना है इसमें जो सबसे बेहतर जिसमें मैं कर सकता, और वो गणित लगा। तो हमने गणित को फिर चूज किया और बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए जो सबसे बेहतर टीचर हो सकते होंगे वो हम लोगों ने फिर रखना शुरू करा, और उसके बाद एनडी क्लासेस का परिवार। सर विशाल सर की भी मैं क्लासेस देखता हूँ, जीके जीएस को लेकर के काफ़ी बढ़िया पढ़ाते हैं सर, उनके बारे में कुछ? विशाल सर एमडी क्लासेस से जुड़े हुए सबसे पुराने अध्यापकों में से एक। अच्छा। और विशाल सर की अगर खासियत ये बताए तो वीके का जीके नाम से खूब फेमस है जी। और सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि जब यूट्यूब पर जीएस को लेकर लगातार बच्चों में डरता, और वैसे रहता भी है नॉर्मली, कि इतना ब्रॉड सिलेबस में कैसे पढ़ पाऊँ। सर ने एनटीपीसी की परीक्षाओं से शुरुआत किया था पढ़ाना, और जब CBT 1 परीक्षा हुई तो उस समय वीके का जीके थोड़ा नाम फेमस होने लगा। लेकिन जब मेंस की परीक्षा यानी CBT 2 की परीक्षा,
और बच्चा जब पेपर देकर आया, जब हम लोग उससे फ़ोन पर हम लोग बात करते थे कि अब तो एनालिसिस प्लान है रेलवे जी, तब तो फ़ोन में बात करते तो भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया, किस तरीके से पूछा गया, तो बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि सबको ही फंसा सकता है। भाई मैथ्स में मैं कंसेप्ट फंसा सकता हूँ, लेकिन जीएस में अगर सेम तरीके की चीज़ें फंसा देता ना तो बड़ी बात हो जाती है। फिर वहाँ से वीके का जीके सर खूब फेमस हुआ और खूब मेहनत करते हैं अपने कंटेंट पर। चारों ऑप्शंस को अच्छे तरीके से समझाना बहुत बेहतर तरीके से सर करते हैं, और धीरे धीरे भी साल से बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गए जी। सर जैसे कंपटीशन की दुनिया में बच्चे कुछ अंकों से फेल हो जाते हैं, जैसे कि अभी टेक्नीशियन का रिजल्ट आया, हो सके कुछ बच्चे आधे नंबर से 1 नंबर से छठे होंगे, तो उनको एक फिर सर कैसे शुरुआत करनी चाहिए? जैसे मोटिवेशन यदि डाउन होता है तो मतलब कैसे सर उसको बिल्डअप किया जा सकता है? थोड़ा समस्या तो आता है, जैसे टेक्नीशियन की बात कर रहे थे जी, तो कट ऑफ बहुत हाई चली गई। मतलब कुछ ऐसे भी जोन थे जहाँ 100 में से 88 नंबर लाने के बाद भी बच्चा फेल हो गया जी, बिल्कुल वो नहीं ला पाया। और वो भी इस तरह जब आपको सिर्फ ग्रेजुएशन, आपके पास जो है सिर्फ ITI की डिग्री चाहिए टेक्नीशियन वाले में, तो वो कोई एक्सपर्ट भी नहीं कहते कि इतनी हाई कट ऑफ चली जाएगी। हम लोगों ने 75 तक सोचा था मैक्सिमम, मैंने वीडियो बनाए थे तो उतना ही सोच रखा था, क्योंकि अंदर से फील नहीं होता इतना ज़्यादा जा सकती, लेकिन उतनी हाई कट ऑफ चली गई। और जब हम खूब मेहनत करते हैं, देखिए समस्या कब आती है हमारे साथ, जैसे मान लीजिए हमने कोई मेहनत नहीं करी, कभी कोई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, खाली क्लासेस देख ले 2-4, तो नंबर कम लाएंगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं होती है, हम फिर उसी तरीके से चलने लग जाते हैं। लेकिन अगर हमने खूब मेहनत करी है, ईमानदारी से हमने मॉक टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस किया, और हम दिन रात पढ़ाई पे लगे हुए थे, तब हम फेल होते हैं ना, तब वहाँ दुख होता आदमी को, तब लगता है यार मैंने इतनी मेहनत करी है, नहीं हो पाया, अब कैसे आगे कर पाऊंगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई कि अगर आपने मेहनत करी नहीं हुआ, ऊपर वाले पे हमेशा भरोसा रखिए। अगर आपको वो नहीं चाहते कि टेक्नीशियन बनाए, तो शायद वो चाहते होंगे कि आप स्टेशन मास्टर बनिए, या चाहते होंगे असिस्टेंट लोको पायलट बनिए। तो जो भी होता है वो हमेशा बढ़िया ही होता है, बस आपको अपना सबसे उत्तम देना, सर्वश्रेष्ठ आपको देना है। आप अपने आप को हार मत मानिए, नहीं हो पाया इस बार, नहीं हो पाया, एक बार और मेहनत करूंगा, धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं जो है वो बेहतर कर पाऊंगा। ऐसे एक बड़ी अच्छी कहानी है, मेरे चाचा जी की ही कहानी है। वो समीक्षा अधिकारी की तैयारी करते हैं, और समीक्षा अधिकारी में शायद 32 साल या 35 साल एज होती है, हमें ध्यान नहीं है हमें। वो 25-26 साल 27 साल की होते, तभी से वो पढ़ाई शुरू करते समीक्षा अधिकारी का। और RORU उत्तर प्रदेश में परीक्षा होती है, और ये बड़ा फेमस परीक्षा भी है, और बच्चों भी क्रेज भी इसका बहुत है। और लोग कहते भी हैं कि इसको अगर आदमी पार कर गया तो एक तो अच्छी जगह, जैसे तो लखनऊ में या तो इलाहाबाद उसकी नौकरी लगी, अधिकारी रैंक की हो जाए, अधिकारी रैंक है वो। तो वो मतलब बहुत वो परिवार के नहीं थे, अच्छे खासे परिवार के नहीं थे, बहुत गरीब परिवार के थे। वो खूब मेहनत करते थे और हर बार फेल हो जाते थे। हम लोग उनसे इतना मोटिवेट होते हैं कि मतलब वो आखिरी समय जाके, यानी लगभग 32 साल के आसपास हो गए थे, उस साल उन्होंने रैंक लेकर हासिल करने के साथ और RO बन गए, समीक्षा अधिकारी बन गए। उस दिन की जो खुशी थी ना, वो पिछले सारे संघर्षों को भुला देती है। तो बस आप मेहनत करिए, जिस दिन आपको रिजल्ट में नाम आ जाएगा ना, जितने संघर्ष आपने करे वो सब कहानियों में बदल जाएंगे। इसलिए अगर आपने संघर्ष की कहानी किसी को सुनाना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी यह है कि हमें अपने आप को एक फाइनल रिजल्ट में नाम दिखाना होगा। नहीं तो हम दिन रात पढ़ लें, खूब मेहनत कर लें, नहीं सफल होंगे तो वो कहानी आपको सुनेगा नहीं। इसलिए मेहनत करिए, और हार जीत तो जीवन में चलता ही रहेगा, वो तो आ गया आपके पास। सर जैसे कई बच्चे सोचते हैं कि हम इसका भी फॉर्म भर दें और उसका भी फॉर्म भर दें, यानी कि जैसे अभी पुलिस की भर्ती आई थी 60,244, उसके बाद बच्चा सोचता है कि SSC GD का भी फॉर्म भर दूं, ALP का भी भर दूं, NTPC का भी भर दूं। तो क्या सर कई फॉर्म भरने सही है, या मतलब किसी एक चीज़ पे टारगेट करना बेटर होता है? थोड़ा सा इस चीज़ पे ये भी ना कि अगर हम ये चीज़ 4-5 साल पहले होते तो शायद इस चीज़ बोलते कि यार एक ही चीज़ का फॉर्म भरिए। लेकिन अभी क्या हो गया ना, ऐसा माहौल, चाहे स्टेट की परीक्षाएं देखें, चाहे सेंटर की परीक्षाएं देखें, तो परीक्षा इतनी डिले हो जाती है कि पता चला हमने सिर्फ एज एग्जाम्पल यूपी पुलिस का ही फॉर्म भरा, और वो अगले 2 साल 1.5 साल तक सिर्फ पेंडिंग ही चल रही है। अब घर वाले या अगल बगल के लोग क्या देखते हैं कि लड़का 2 साल से 4 साल से बाहर है, उनको क्या पता कि वो सब कुछ उसका हो चुका, फाइनल रिजल्ट का नाम नहीं आ रहा जी। तो उनको ये समस्या होता है। कभी कभी पेपर इतना जल्दी हो जाता है कि हम बाकी सब चीज़ें सोच ही नहीं पाते कि क्या करें क्या ना करें। तो थोड़ा सा वो कहानी अब यहाँ गड़बड़ हो जाती है कि 2 पैर पे नाव रख के जाओगे तो गड़बड़ाओगे जी। तो मुझे ये लगता है बेसिकली कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो उससे संबंधित जो और एग्जाम है, जैसे मानो आप रेलवे कर रहे हो तो आपको रेलवे में ही बहुत सारे मिल जाएंगे, उसी से रिलेटेड आपके पास SSC के एग्जाम मिल जाएंगे, थोड़ी इंग्लिश में खाली मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप जो है उसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा ना करना कि रेलवे का फॉर्म भरा तो दूसरा कुछ ऐसा भर दिया जिसमें सब्जेक्ट कुछ नया पूछा जा रहा, तो हम परेशान हो जाएंगे। तो हम फॉर्म 2-3 भर सकते हैं, बशर्ते उसके सिलेबस में बाकी समय बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि अगर एक परीक्षा नहीं हो रही लंबे समय से तो हम दूसरे तीसरे पर लगे रहें और उसकी तैयारी करते हैं। अदरवाइज तैयारी हमारी ब्रेक हो जाएगी और वो हमारे लिए फिर समस्या बन जाएगी।
सर जो गरीब छात्र हैं, जो मध्यम वर्गीय या निम्न स्तर परिवार से आते हैं, सर उनके पास बहुत पैसे नहीं होते कि हम प्रयागराज जैसे शहरों में या लखनऊ जैसे शहरों में रह करके पढ़ाई करें, और सबके लिए खर्च उठाना भी थोड़ी आसान बात नहीं होती, क्योंकि बहुत बच्चे मतलब मैंने तो ऐसे बच्चों को देखे हैं जिनके मतलब भोजन का व्यवस्था करने में भी मुश्किल आ जाती है। तो सर ऐसे बच्चे मतलब कैसे शिक्षा अच्छी ले सकते हैं आपके साथ जुड़ के? अब इस चीज़ को देखते हुए जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन अफोर्डेबल तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये भी है कि हर बच्चों के लिए सबसे उचित जो साधन है वो यही है। मान लीजिए मैं ऑफलाइन पढ़ रहा हूँ, अगर मैं अभी मान रहे एमडी क्लास से बच्चे रेलवे को जानता है या बाकी हम लोग एसएससी या बाकी चैनल से स्टार्ट करें, तो अगर हम रेलवे की तैयारी करने ऑफलाइन किसी कोचिंग में जाएंगे तो कोई 15,000 से कम लेगा नहीं। वो ये बोलेगा कि भाई पूरा कोर्स पढ़ा देंगे 15,000, उस प्लस हम वहाँ पे जाकर रहेंगे उस शहर में तो 5,000 तो मिनिमम किसी विद्यार्थी का खर्चा हो ही जाता है। हम ये किताबें खरीदेंगे, फिर वो चीज़ें करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे, धूप हो रही है, बारिश हो रही है, ये हो रही था, हम उतना आधे ही घंटे पहले वहाँ जाएंगे, फिर आएंगे वापस, तो बहुत थकान होती है, पूरी तरीके से दिन खराब हो जाएगा। ऑनलाइन में क्या है कि 9 बजे क्लास है, गुरुजी 15 मिनट लेट आ गए तो मैसेज आ गया 15 मिनट लेट आएंगे, हम 9 बजे के 9:15 तक का अपना डिवीजन मार देंगे, फिर 9:15 बजे जैसे आए गुरु की क्लास स्टार्ट करे तो हमने स्टार्ट कर दी। और ऑनलाइन अभी अपने पीक पर नहीं आया, तो अभी अपने और पीक पे जाएगा। अभी तो गांव वाला बच्चा थोड़ा सा कस्बे में आ रहा है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा है वो जी। जिस दिन गांव में लाइब्रेरी हो गया, जिस दिन गांव में नेट आ गया, उस दिन ऑनलाइन एजुकेशन और बूम होगा। और बच्चों को जो ये बाहर जाके या ऑफलाइन रह पढ़ाना पड़ रहा, वो थोड़ी सी उन्हें कम हो जाएगी और वो अच्छा भी होगा, उसके लिए भी बढ़िया है। और अब तो इतना ऐसा बच्चा, मैं आपको तो अगर आप इंटरव्यू देखोगे चैनल पे तो आपको तो इतने बच्चे मिलेंगे कि इतने गरीब बच्चे थे वो कि उनके पास कुछ साधन नहीं थे। अभी जैसे मैंने एक इंटरव्यू के एसएससी जीडी का अमित यादव करके बच्चा था, ऑल इंडिया में 118वीं रैंक थी, और आप उसे घर की कहानी सुनोगे तो वाकई में आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हम लोग तो उसके घर पे गए होते जोधपुर में, और पिताजी उसके मुंबई बहुत सालों से रह रहे हैं, और उसके रिचार्ज करने का पैसा नहीं हुआ करता था मोबाइल में, तो अपनी मम्मी से कहता था कि मम्मी रिचार्ज, पापा से डायरेक्टली नहीं बोल सकता था, क्योंकि पिताजी या तो मना करेंगे या तो कुछ और भी चीज़ें बोल देंगे या डांट देंगे कि नहीं तुम मोबाइल खड़ी चलाते ही वो। लेकिन उसकी माता जी ने उसका संघर्ष देखा था, तो वो गांव की शहर थोड़ा दूर लाइब्रेरी, वहाँ जाके वो पढ़ाई करता था, और उसके बाद उस लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के साथ साथ मतलब गांव के जो प्रधान थे, पूर्व प्रधान, वो अच्छा उनका मदद कर देते थे कि लाइब्रेरी का जो खर्चा या जो फिजिकल में आने जाने का वो थोड़ा उसको बियर करते थे। तो बच्चा अपने मम्मी को बोलता था कि मम्मी रिचार्ज करा दो, फिर उनकी मम्मी पिताजी को फ़ोन लाती कि रिचार्ज करना, तो वो उसका रिचार्ज होता था, बहुत दिक्कत थी उसके घर में। लेकिन अब वो बच्चा एसएससी जीडी में सेलेक्टेड है, एसएसएफ में वो सिलेक्शन हो गया, अभी मध्य प्रदेश उन लोग की ट्रेनिंग भी चल रही है, और सारे दुख एक बार में ख़त्म हो गया। जब हम उसके घर पहुँचे तो पूरे वो जो घर है वो पूरे गाँव में फेमस हो गया है कि इनका लड़का जो है वो बन गया एसएसएफ में, एसएससी जीडी में उसका रैंक आ गया, वो पूरे गाँव में फेमस हो गया। अब गांव के लोग उसके पास आते हैं, उससे पूछते हैं कि अभी भैया कैसे पढ़े थे, अमित भैया कैसे पढ़े थे। तो मम्मी जो इतना संघर्ष देखी ना, तो मैंने वही कहा कि भाई चाहे आपके जितने भी संघर्ष है, चाहे आपके माता के चाहे पिता के जितने भी संघर्ष हैं, वो सब एक दिन खत्म हो जाएंगे जिस दिन आप रिजल्ट में नाम ले आओगे। तो बस आपको नाम लाना है। और ऑनलाइन एजुकेशन थोड़ा सा बच्चों के लिए अफोर्डेबल है, थोड़ा आसान है। हम गरीब भी हैं तो हमारे पास 200, 250, 300 तक की फीस वाले भी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा समस्या है तो एमडी क्लासेस मैंने हमेशा अपनी सपोर्ट टीम से ये कहा है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो आपको कोई सर्टिफिकेट दे देता है, जैसे गरीबी रेखा से नीचे वाला जो सर्टिफिकेट होता है, बाकी होता है, अगर वो दे देता है या फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं उतना है, कुछ भी आपको दे देता है, आप उससे जरूर मांगो ताकि वो झूठ ना बोल रहा हो, कुछ भी दे देता है तो हम उसके लिए फ्री तक भी कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं। ये सर आपने बहुत अच्छी पहल शुरू की। वो और बहुत लंबे समय से भी चल रही है। मतलब ये है कि अगर आप डेली भी देखोगे तो मुश्किल से 3-4 तो डेली बच्चा ऐसा जुड़ ही जाता, किसी भी कोर्स में आप होगे तो डेली ही होता है। तो वो आपके पास अगर नहीं आप पढ़ पा रहे हो ना, आपको कुछ भी समस्या, तो बस आप सर्टिफिकेट अपने भेज दो कि सर वाकई में मुझे समस्या है। एमडी क्लासेस आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। सर जो सेलेक्टेड स्टूडेंट आपसे लगातार मिले हैं, जैसे कि मैंने कई सारे इंटरव्यू वीडियोस देखी, कुछ एनटीपीसी में, कुछ ग्रुप टी में और अन्य और भी कंपटीशन एग्जामों में, सर वो जब मिलने आते हैं, मिठाई लेकर के आते हैं, सर कैसा मतलब महसूस होता है कि मैंने मतलब देश के हर कोने में, हर जोन में रिले में सिलेक्शन दिए मतलब। जी, तो ये वही फील है जब आप सिलेक्शन लेते हैं तो बच्चों को तो खुशी होती है, और उनसे कहीं ज़्यादा खुशी माता पिता को होती है। कम से कम एक बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया, उन्हें और कुछ चाहिए भी नहीं माता पिता को। भाई वो ऐसा थोड़ी उन्हें ये भरोसा नहीं होता कि आप चलो आप नौकरी पा गए हो तो आप उनका जीवन निर्वाह कर लो, वो अपना कर लेंगे। उन्हें ये खुशी थी बच्चा वो आगे अपने जीवन में सफल रहेगा। अब उसको कोई समस्या मुसीबत आएगी तो ये लड़ पाएगा कम से कम। तो जिस तरीके से आपके माँ बाप को खुशी होती है, उस तरीके से टीचर्स को भी खुशी होती है। जब आप सिलेक्शन ले लिए होते हैं, जब आप फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, ऑफिस मिलने आते हैं, तो लगता है कि यार वाकई में अगर कहीं कुछ छोड़ा है और तब जो बच्चों को पढ़ाने का जो ये काम पकड़ा हुआ है, इसमें वाकई में कुछ अगर बेहतर करा तो उसी दिन लगता है कि आपने इतना बड़ा रिजल्ट जो है बच्चे दे रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो जैसा आपके माँ बाप फील करते हैं वैसा ही हम लोग को भी फील होता है।
कि बच्चा सिलेक्शन ले लिया है, अब इसी तरीके से आगे बढ़ेगा और भी कई सारी चीज़ें अब आगे जो होंगी वो होती रहेंगी और हमेशा इसी तरीके से काम आगे बढ़ता रहेगा। सर आज आपके यूट्यूब पर तकरीबन 3 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपके अन्य और भी ऐसे कई सारे चैनल चलते हैं जिन पर 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे सब्सक्राइबर है। सर बच्चों का इतना ज़्यादा आपको प्यार मिला, आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सर बताइए कि मतलब शुरुआत सर कैसे रही और आज इतने बड़े पोस्ट पर हैं। अब ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो सारे चैनल पिला देंगे तो लगभग 42 लाख से ज़्यादा बच्चा एमडी क्लासेस से जुड़ा हुआ है, एमडी क्लासेस के जितने भी प्लेटफॉर्म है अभी जी। और हमेशा जो शुरुआत होती है वो छोटे से ही होती है जी। जब 2018 के आसपास हम लोगों ने एमडी क्लासेस से पहले नाम नहीं था, उसका नाम था यूनिक ट्यूटोरियल्स। हम लोगों ने जब ये शुरुआत करी थी, क्योंकि मैं अपने शहर में भी जब हम लोग बस्ती के रहने वाले, वहाँ पर भी जब मैं इंटर कर रहा था तो मैंने बताया भी कि भाई मैं उस समय ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को। फिर जब हम लोग 12th के बाद तैयारी में बाद आए, तैयारी के बाद हम लोग वही बच्चों को पढ़ाना शुरू करा। उस समय बच्चा ऑफलाइन 80-90 पढ़ा करता था, वो 10th 12th के बच्चे पढ़ा करते थे। लेकिन पढ़ाने का वही था कि जज्बा शुरुआत से था। तो जब चैनल बनाया 2018 में तो पहली वीडियो दूसरी वीडियो डाली कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो सीधी सी बात नहीं चलता है। और ऐसे 5-6 महीने बीत गए, लेकिन मैंने शायद ही ऐसा कोई दिन रहा होगा या हफ्ते में बोलूँगा, दिन तो नहीं क्योंकि इतना रेगुलर वीडियो बनाने का उस समय वो कंटेंट ही नहीं अवेलेबल होता था कि क्या क्या बनाया जाए। लेकिन हफ्ते में 2-3 वीडियो तो बना ही देता था कि अच्छा ये कैसे करना, वो कैसे करना, लेकिन कोई वीडियो नहीं चली थी। और होता क्या था कि वीडियो में जैसे हमने कोई वीडियो बना दिया और उसको हमने शेयर कर दिया अपनी दीदी के पास और अपने परिवार में, फिर देखते थे कि यार उन्होंने सब्सक्राइब करा कि नहीं करा, रिफ्रेश करके तो अगर 84 से 85 होगा तो हाँ ये अपने वाले भाई उन्होंने सब्सक्राइब करा, यही होता ही था। व्यूज भी भाई शेयर देखते थे। लेकिन फिर यूपीएसआई के पेपर हुए और यूपीएसआई के मैथ्स के सोल्यूशन हमने यूट्यूब पर कराए और बच्चों को मतलब काफ़ी पसंद आया। और रात में लगभग 900 समथिंग सब्सक्राइबर रात में थे और जब हम सुबह उठे तो फिर हमने देखा कि भाई 900 समथिंग से सीधे 42,000 सब्सक्राइबर पहुंच गया। मतलब सडन इतना बड़ा इम्पैक्ट आया कि दिल खुश होकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। रिफ्रेश बार करके देखा था, लॉग आउट करके लॉगिन भी कर लिया कि भाई इतना कैसे हो सकता है। वीडियो भी वो लाख से ऊपर चल गई थी। तो उसके बाद फिर रुके नहीं और बच्चों को जो चीज़ें पसंद है, यानी गणित की चीज़ पसंद है, तो उसमें पूरी जान लगाते और जितना बेहतर हो सकता था वो किया। इस तरीके से मतलब जर्नी की शुरुआत हुई। और थोड़ा सा बच्चा अभी क्या है कि वो देखता है कि यार यूट्यूब पे जो काम कर रहा है, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे इन्फ्लुएंसर हो, चाहे कोई भी हो, उनका जब हम जीवन देखते हैं कि किसी के पास इतनी महंगी कारें हैं, किसी के पास इतना महंगा बंगला है, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, तो हमसे सोचते हैं यार मैं भी यूट्यूब पर आ जाता। लेकिन मैं बच्चों यही कहना चाहूँगा कि आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, ऐसा नहीं कि यूट्यूब से ही ज़्यादा कमाया जा सकता है। आप देखो लोग बिजनेस करके कितने बड़े बड़े बिजनेस, अंबानी कोई यूट्यूब चैनल थोड़ी है, उनका तो अपना बिजनेस है। तो आप किसी को भी देखोगे जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, अगर आपका इंटरेस्ट यूट्यूब में है, पढ़ाने का है, तो आप पढ़ाने पर आ जाओ। आपके अंदर कोई और कला है तो आप उस कला पर काम करो। हर चीज़ में आप सक्सेस पा सकते हो, हर चीज़ में खूब पैसा है, बशर्ते आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। हम किसी को देखकर कोई काम नहीं शुरू कर सकते कि भाई अगर वो पढ़ाने में बहुत अच्छा कमा रहा है तो मैं भी अच्छा कमा सकता हूँ, फिर वो लंबा नहीं चलेगा। इसलिए इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। सर जैसे कि आप कोचिंग के फाउंडर एमडी क्लासेस के डायरेक्टर हैं, तो सर हम देखते हैं कि कई सारे कोचिंगों के जो डायरेक्टर होते हैं, जैसे थोड़ा भी चैनल बड़ा हुआ प्लेटफॉर्म तो पढ़ाना छोड़ देते हैं। परंतु सर आज आपका इतना बड़ा चैनल है, परंतु आज भी आप बच्चों के साथ मैथ पढ़ाते हैं, बच्चों के साथ मेहनत करते हैं। यदि आप चाहें तो ना भी पढ़ाते, तो परंतु आज भी आप सर क्यों पढ़ाते हैं? अब उसका कारण ये भी ना कि जिस चीज़ से शुरुआत होती है, जैसे अभी तो ये बात तो सच है कि जब चीज़ें पड़ी हुई है, जैसे एमडी क्लासेस परिवार में अब काफ़ी सदस्य काम करते हैं जी, तो मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी होती है कि ये संभालना वो किस चैनल पर कैसे क्लासेस जानी है, बच्चों को क्या चीज़ की आवश्यकता है, किस तरह का काम करा जाए। और फिर इतना बड़ा अगर कोई भी परिवार चलाना है तो सीधी सी बात है उस हिसाब से सबको सोचना पड़ता है। तो समय तो बहुत कम मिलता पढ़ाने का, लेकिन ये है कि अगर स्टार्ट ही मैंने कहा ना पढ़ाने का वो था कि भाई मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना, चाहे जो भी हो जाए। मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना पैसा कभी किसी चीज़ से बनाया जा सकता है या इस तरीके की चीज़ें सक्सेस हो सकता है आदमी। तो इंटरेस्ट था पढ़ाने में, तो आज भी मैं कोशिश यही करता हूँ कि दिन में कम से कम 2 क्लासेस तो ले ही लूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिक्स भी है मेरे पास, बच्चा भी जानता है कि पेड में 1:30 बजे हमेशा आते हैं और यूट्यूब पर सुबह 9 बजे या तो रात में 9 बजे ज़रूर मुलाकात करेंगे। तो वो समय फिक्स है कि 2 क्लासेस तो मिनिमम लूँगा और मैक्सिमम जैसे आज ही मेरी क्लास लंबी लगी हुई है, ज़्यादा क्लासेस लगी हुई हैं जी। लेकिन मैं 2 क्लासेस तो लेता ही लेता, ताकि जो चीज़ से शुरुआत करी वो कभी पीछे ना रह जाए कि शुरुआत इस चीज़ से करी और मैं वही नहीं कर पा रहा। और सर एएलपी प्री में जैसे जो बच्चे आपसे जुड़े काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। मेंस में मैंने खुद भी पढ़ा आपसे और विजय श्री मैराथन जो अपने लिए मैं भी देखता था यूट्यूब पर। सर साइको को लेकर के आप स्टूडेंट्स की सर क्या हेल्प करने वाले, क्योंकि अभी जैसे मेंस का पेपर हुआ यूट्यूब पर कई सारे टीचरों ने लगे बोलने की 100% सिलेक्शन की गारंटी है और बच्चा मतलब इतना बोल रहा है, कोई भी यूट्यूब पर जाकर रिव्यू देख लीजिए डायरेक्ट कर रहा है कि इस टीचर ने मुझे बर्बाद कर दिया। मतलब इतना कैसे कोई कसर 100% सिलेक्शन देने का, और वो क्या हुआ कि 5 सवाल गिने चुने भी नहीं है ड्राइवर में। जी।
हाँ, ये थोड़ा समस्या रहता है एएलपी वाले में। जैसे सीबीटी 1 का पेपर रहा तो एमडी क्लासेस में 2-3 चीज़ों पर हम लोगों ने विशेष काम किया था। जी। एक तो सबसे पहले तो कोई भी फेक वादे नहीं करने बच्चों से। ये किसी भी टीचर के लिए, किसी भी संस्था के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ा रहे हो तो ही। अगर मैं कोई और बिजनेस करता तो वहाँ भी थोड़ी कि भाई कोई ग्राहक आया किसी चीज़ को लेकर, मैं कहूँगा नहीं ये है वो है, फिर वो बिक गया, उसके बाद कोई मतलब नहीं। तो हम कोई भी ऐसा बिजनेस करेंगे ना तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, एक समय के बाद जाके वो रुक जाएगा। तो आप कोई भी काम करो, चाहे आप पढ़ा रहे हो, चाहे कोई व्यापार है आपका, चाहे कुछ भी हो, अगर आपने अपने आप से ईमानदारी रखी, अपने जो ग्राहक होता है वो भगवान होता है, अगर आपने उसके साथ ईमानदारी रखी, जो वादे आपने करे वो पूरे करें, तो कभी जीवन में आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। मैंने शायद ही कभी ये सोचा होगा कि काश मैं सरकारी नौकरी कर रहा होता तो इससे बेहतर होता, कभी नहीं सोचा उसके बाद। कभी बार ख्याल भी आया ना तो कभी लगा कि नहीं यार ऐसा कुछ होने नहीं चाहिए, अगर आप सरकारी नौकरी कर दे तो हम लोग पढ़ कैसे पाओगे? कर ले स्वास्थ्य ये सब चीज़ें। तो कभी हमने सोचा भी नहीं इस चीज़ को मुड़ के कि काश मैं सरकारी नौकरी करता तो शायद इससे बेहतर होता है, कुछ और होता, भले चाहे कोई भी नौकरी होती। तो अब हमें बेसिकली एएलपी सीबीटी में बच्चों के खूब शानदार रिजल्ट है। और शायद एमडी क्लासेस ही मुझे लगता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म रहा जिसने हमने कहा भी कि 5000 से ज़्यादा बच्चों के सिर्फ मैसेजेस, कॉल, इतने सारी चीज़ें पड़ी थी। सीबीटी 1 की स्टार्ट कराया, बच्चों की डिमांड खूब आई तो एमडी क्लासेस पर, क्योंकि एनटीपीसी भी चलता है, एएलपी भी चलता है और बहुत सारी क्लासेस रेलवे की चलती, तो जगह नहीं मिल पा रहा था सीबीटी 2 को, क्योंकि क्लासेस हमने करा दी, पता चला बच्चा कैसे गुरु जी क्लास नहीं हुआ, उसे मिलता नहीं था इतनी क्लासेस। तो हमने एक अलग प्लेटफॉर्म बना दिया, एमडी टेक्निकल क्लासेस, और उस पर भी मात्र 200 क्लासेस हुई हैं, 40,000 से ज़्यादा बच्चा नया जुड़ गया। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जीरो से चैनल बना के उस हिसाब उस लेवल पर लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस समय में। तो बच्चा जुड़ गया। तो अब साइको की बारी है। जी। साइको पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि मैं एक ऐसे टीचर को साइको में दूंगा आपको। अच्छा। एक समस्या साइको में बच्चों के पास बड़ी आती है कि बच्चा ये समझता है कि जो एनटीपीसी का साइको है जी, उसमें स्टेशन मास्टर को साइको चाहिए, वही एएलपी का है, ऐसा नहीं है। एएलपी का साइको पूरी तरीके से अलग और एनटीपीसी का साइको पूरी तरीके, दोनों डिफरेंट, दोनों बिल्कुल अलग है। एएलपी का साइको का मतलब ये होगा मैं ट्रेन चलाऊंगा, रेलवे में लोको पायलट का, मैंने रास्ते में देखा यार वो बोर्ड लगा है, तो मैं सोचूंगा यार बोर्ड लगा है तो उसको याद कैसे रखूंगा। तो एएलपी का साइको का मतलब है कि मैं जा रहा हूँ, रास्ते में कोई चीज़ दिखी मुझे याद होनी चाहिए, ताकि आगे मान लीजिए खुदा ना खास्ता कुछ एक्सीडेंट है, कुछ भी हुआ तो मुझे याद हो कि इस वजह से हुआ था। तो साइको में वही पूछा जाता है। वो आपको दे देंगे तिरंगा बना के आगे लिख देंगे 30 नंबर, चूहा बना के आगे लिख देंगे 4 नंबर, फिर पलट देंगे उसको और कहेंगे बताओ तिरंगा कौन सा नंबर था। तो आपको वो चीज़ वहाँ पे पकड़नी होगी। तो एएलपी का साइको मतलब मेमोरी का टेस्ट, और एनटीपीसी का साइको मतलब वहाँ आपको प्रॉपर साइको की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो साइको को मैं आपको ऐसा टीचर देने वाला हूँ जिन्होंने खुद 2 बार साइको निकाला। अच्छा। और साथ ही साथ जो है अगर मैं कहूँगा तो याद कराने के मामले में और साथ ट्रिक्स बनाने के मामले में वो सबसे बेहतर टीचर होंगे। तो आप उनसे मुलाकात करिएगा और एमडी टेक्निकल क्लासेस पर ही हम साइको की पूरी क्लासेस बच्चों को दे रहे होंगे और बढ़िया तरीके से इस बार साइको में भी शानदार रिजल्ट दे रहे हैं। और सर वो सर कब आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पर? मैं भी अभी मेंस देकर के आया हूँ आज ही, तो मैं भी काफ़ी उत्सुक 6 मई को पेपर एएलपी का आखिरी पेपर हुआ है जी। तो रात में 9 बजे ही हम लोग लॉन्च कर देंगे, क्योंकि जो बच्चा पढ़ने वाला है, क्योंकि हम ये चीज़ तो देख चुके होंगे कि जैसे सीबीटी 1 का रिजल्ट आया तो उस दिन के मतलब सीबीटी 1 के रिजल्ट में थोड़ा देर लगा, तो बच्चा अगर उस दिन से तैयारी कर रहा होगा तो आज पार्ट भी उसका खराब हो गया होगा, जो ट्रेड वाला सेक्शन है। ये बात सच भी है। हाँ, जिसने पेपर दे दिया उसको समझ में आया था कि मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा कि नहीं। वो सब जानते हैं आराम से कि यार मेरा हो पाएगा नहीं। फेंकने वाला बच्चा फेंकता है, जो रियल बच्चा वो जानता है, तो तुरंत लग जाना है साइको में। अगर नहीं हो पाया मान लो सीबीटी में, खुदा न मान लो नहीं हो पाया जी, तो हमारे पास अगली एएलपी की भर्ती आ रही है, मेरे पास वहाँ काम आ जाएगा। मैं साइको के लिए आपको वैलिडिटी तब तक की रख दूंगा कि भाई चलो अगर इस बार भी है तो अगली बार भी आपको काम आ जाएगा, लेकिन उसका यूज सोचो ना ही करो, इसी बार में सफल हो जाओ। तो अगर आपका सीबीटी 2 आज आपने दे दिया, फाइनल सभी बच्चों का हो गया, मुझे अब अपने आप को साइको पे लगा देना है, क्योंकि अचानक नहीं हो पाएगा कुछ भी। इस चीज़ को मान के चलेगा, बहुत प्रैक्टिस क्या हो सकता है साइको में, ध्यान और रफ्तार, यही साइको के लिए सबसे जरूरी है। अच्छा। देखिए सर ने बताया ध्यान और रफ्तार ये साइको के लिए बेस्ट चीज़ें हैं। सर आने वाले समय में फिर असिस्टेंट लोको पायलट की 10 भर्ती आ गई हैं और एनटीपीसी वगैरह की भी भर्तियाँ फिर आएंगी, क्योंकि रेलवे ने कैलेंडर जारी कर दिए गए। तो सर क्या कुछ तैयारी आने वाले समय के लिए कि बच्चे आपसे जुड़ करके अच्छी शिक्षा ले सकें? देखिए एक जैसे अभी हम लोग उस चीज़ पे आ रहे तो मैं ध्यान भी नहीं रहा, तो हमने एक चीज़ बताया कि एमडी क्लासेस की 2-3 पॉलिसी जो सबसे जरूरी होती है। एक तो किसी भी एग्जाम के लिए सिर्फ एक बैच लेकर आना, जैसे एनटीपीसी का हम लोग विश्वास बैच लेकर आए। शायद भारत में ऑनलाइन का सबसे बड़ा बैच था वो एनटीपीसी का। अब इस विश्वास बैच के बाद बच्चा अभी भी डिमांड करता कि सर जी कोई बैच है क्या नया, हम अभी पढ़े ले, भले जून में पेपर होने वाला है, चांसेस हैं, लेकिन अभी भी वो चाहता है। तो हमने कहा कि अभी दूसरा कोई बैच नहीं आएगा उसका, एक बैच लेकर आएंगे तो आपको उस बैच से पूरा पढ़ाई करके कंप्लीट थ्योरी मजबूत कर लेना। दूसरा आपको टेस्ट सीरीज देते हैं कि ये रैंकर्स के नाम से बहुत फेमस है एमडी क्लासेस की जी, तो आप वो टेस्ट सीरीज लगाइए, उसके वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे क्वेश्चंस के। और तीसरा यूट्यूब पर विजय सिंह मैराथन। बस 3 चीज़ें करिए, पहले थ्योरी मजबूत करिए, उसके बाद टेस्ट लगाइए, फिर विजय सिंह मैराथन कर लीजिए। कोई ऐसा नहीं है जो आपको सिलेक्शन से रोक पाए अगर आपने इन चीज़ों को बेहतर तरीके से करा है।
फिर उसके बाद जब पेपर होता, मान लीजिए आपका पेपर थोड़ा लास्ट में है, तो हम यूट्यूब पर सैम्पल पेपर कराते हैं, आप वहाँ से रिवीजन कर लीजिए। तो बहुत शानदार से प्लानिंग और बहुत आसान है कि मुझे इतना तीन तड़ाम नहीं करना कि नहीं ये पढ़ना वो पढ़ना, कोई वहाँ घुमा दे रहा कोई वहाँ घुमा दे रहा, नहीं, नॉर्मल थ्योरी खत्म करो, टेस्ट लगाओ और विजय श्री कर लो, बस मामला क्लियर। विजय श्री देख के तो सर विजयी हो ही जाती है। विजय श्री देख के बच्चा खूब अच्छा नंबर। सर ये बुक अभी मैं आपकी देख रहा था, इसमें सेट वाइज काफी बढ़िया मतलब सर आपने ये क्वेश्चन दिखाए हैं। हाँ। सर ये बुक जैसे कोई लेना चाहे तो मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके ऐप्स के माध्यम से ले सकता है। ये एनटीपीसी की अमृत किताब है, तो इसको नाम ही अमृत इसलिए दिया गया कि वाकई जिस दिन आप इस पेपर देकर आओगे ना, तो आपको ये लगेगा कि मैंने अमृत वाकई में ले लिया। और इस अमृत में हमने 30 प्रैक्टिस सेट दिए जी। आप उसको प्रैक्टिस सेट लगाओ, फ्लिपकार्ट पे एनटीपीसी अमृत के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा तो मिल जाएगी है। आपको ये प्रैक्टिस सेट वहाँ पे मिलेगी और शायद 200 सवा 200 में आपको मिल भी जाएगी जी। सारे प्रैक्टिस सेट को लगाओ, बाई नंबर किताब है ये। सबसे अच्छी बात है सर भाई इन माइलेगा, इसे जो थोड़ी मोटी ये दिख रही है, प्राइस 20 हमने इसका लेकिन बड़ा मिनिमम रखा, 200 ही रखा है, ऐसा नहीं रखा कि खोटी है तो कह दे भाई 500 लाओ। तो आपके पास इस तरीके की किताब है, उसको जरूर लगाइए। और सबसे अच्छी बात है कि ये एनटीपीसी के लिए ही स्पेशल बनाई गई है जी। इस किताब को आप जरूर से जरूर लिखिए। तो सर इसमें ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट दो स्टूडेंट कवर कर, दोनों का पेपर में कोई खास अंतर आएगा नहीं, इसलिए हमने दोनों को एक ही करके किताब निकाली। और इसमें दूसरी चीज़ हमें ये भी दी, जितने बच्चे सेलेक्टेड है आप उनके इंटरव्यू यहाँ पे स्कैन है, स्कैनर लगा वो देख सकते हो। तो कभी डिमोटिवेट सा फील हुआ ना कि नंबर कम आ गया, तो मैं उस इंटरव्यू को अगर देख लूंगा तो बड़ा मोटिवेट होगा कि यार जब वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे पास तो सारे संसाधन, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। तो वो इंटरव्यू आपके पास पड़े और वो एक दो नहीं हो, कम से कम 20-25 की संख्या में पड़े हुए हैं, तो आपको वो काफ़ी अच्छा लगेगा। और आपने बच्चों को गाइडेंस दिया हमारे चैनल दिवाकर सर के माध्यम से, आपका दिल से सर बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाकर दी को भी एमडी क्लासेस परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ, जो बच्चों के लिए हमेशा इस तरीके से लगे रहते हैं कि कैसे हम बच्चों के पास कंटेंट के माध्यम से बेहतर चीज़ें बच्चों के साथ पहुँचाया जाए। बहुत बढ़िया लगा दिवाकर, और आप भी इनके चैनल से भाई जुड़ सकते हैं और ज़रूर जुड़िएगा, बच्चों के लिए जो भी काम होगी हमेशा साथ कर। सर हमारे चैनल का नाम है दिवाकर सर ऑफिशियल। अच्छा, चैनल का नाम है इनके दिवाकर सर ऑफिशियल, आप इससे जुड़िए और जो भी दिक्कतें हो, जो भी परेशानी हो बताइए, हर चीज़ के लिए करेगा। बाकी साथियों मैथमेटिक्स के लिए मैं सॉरी से पढ़ा था, अभी मैं आज मेरी हुई है, मैं देकर के आया हूँ और मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि मैथमेटिक्स के सर सप्तम सर से अच्छा कोई और नहीं हो सकता है। मैंने खुद भी सर का कंटेंट फॉलो किया, मैं भी चाहूँगा सर से जुड़िए और अच्छा कंटेंट लीजिए और सिलेक्शन पाइए। अगर आपको रेलवे स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए या बाकी कुछ और भी चाहिए तो आपके पास एमडी क्लासेस शायद एक बेहतर ऑप्शन। हाँ, बाकी ये नहीं कह सकता कि मैथमेटिक्स से मेरे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे पढ़े हैं जिसको शायद हम लोग जानते भी हैं, वो बहुत बेहतर कर रहे हैं लेकिन बच्चे तक पहुँच नहीं हो पाते। लेकिन आप अगर आपको स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए, कोई और बेहतर चीज़ें चाहिए कि यार मुझे इसमें सिलेक्शन लेना ही लेना, तो आप जरूर एमडी क्लासेस भरोसा करिए, विश्वास मानिएगा, भरोसा टूटेगा नहीं और आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, थैंक यू सर।